कनेक्ट हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? ओके चलो, ठीक है। शेयर चले, क्लास स्टार्ट करते हैं। लिंक मिल गया था आप लोगों को? डॉक्यूमेंट मिल गए थे? चलो। हम्म। एक्चुअली आप लोगों ने वो क्लास दे दी है ना? क्लास अकाउंटिंग क्लास देना स्टार्ट कर दिए। सिर्फ आपकी मेरे ख्याल से एसएपी की आईडी का मामला रह गया होगा, या वो आईडी मिलेगी एसएपी की? बस वो मेरे ख्याल से इस वीक में मिल जाएगी, या एक क्लास के बाद और मिल जाएगी? हाँ बस। सही। सही। बस यही होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सारी मिल हो जाती है, मगर थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं क्लास फाइनल होते तो हो जाता है, हर क्लास की बनती रहती है तो उसका वो चीजें लाइन अप हो जाती है। तो मेरे पास यही न्यूज़ है, इंशाल्लाह इस वीक में मिल जाएगी, तो कल ही मिल जाए। ठीक है। अच्छा भाई चलो, अच्छा सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना, थोड़ा सा एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तो नहीं मिलेगी भाई, मिलेगी। आपने सेशन लिया था वो? अगर होता ये है कि आप लोग ना इस क्लास में एनरोल्ड है, तो बाद में किसी का डेटाबेस अपडेट नहीं हुआ होता, तो अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो आप अरशद साहब को मैसेज कर दीजिएगा कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ठीक है ना? जिस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं मिली होगी तो फिर आपको नहीं, एक किसी एक लोगों का डेटा बाद में अपडेट नहीं हुआ होता ना, किसी एक का नहीं हुआ, दो का नहीं हुआ। तो क्योंकि आप लोग एक्चुअली किसी और बैच के ग्रुप के लोग हैं, ठीक है ना, हो सकता है आप एनरोल नहीं हुए हो, लेट ज्वाइन किया हो, या कोई इशू हो। तो इसका तरीका ये होता है, आप मुझे एकदम मैसेज कर देंगे मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली, वो आपको इस दफा रिकॉर्डिंग भेज देंगे और आपको वो अपने उस ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, तो और आपका आइंदा से इशू नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा जनाब, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट अकाउंट। ठीक है, आज हमने देखना है चार्ट अकाउंट। अच्छा देखो, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ना, बेसिकली जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने, यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद है ना, या एक टॉपिक रखने का मकसद वो है कि आपको ये नहीं कि चार्ट ऑफ अकाउंट का रट्टा लगा दो या याद करा दो। सर लोग मुझे कहते हैं सर चार्ट ऑफ अकाउंट का फोल्डर भेज दिया हमें। सर चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनता है, एक दो सैंपल दे दें। सर अपनी इंडस्ट्री का चार्ट ऑफ अकाउंट देते हैं, फलाने इंडस्ट्री का चार्ट ऑफ अकाउंट। देखो चार्ट ऑफ अकाउंट आपको याद नहीं करना होता। चार्ट ऑफ अकाउंट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज करता है, वेरी करता है। ठीक है? तो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली याद नहीं करना होता, हमें चार्ट ऑफ अकाउंट की लॉजिक समझनी होती है कि चार्ट ऑफ अकाउंट बनता क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है। ठीक है ना? अच्छा, और चार्ट ऑफ अकाउंट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस तरह लगा लें कि आप लोग, हम लोग यहाँ पे जो रिव्यू डिस्कस कर रहे हैं वो FICO मॉड्यूल, आप लोग FICO मॉड्यूल का कोर्स करना है, फाइनेंस कंट्रोलिंग कॉस्टिंग का कोर्स करना है। कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसका किसी ना किसी हवाले से फाइनेंस से लिंक होता है। इन्वेंट्री इशू हो रही है, फाइनेंस। प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रही है, फाइनेंस। पर परचेजिंग होने जा रही है, फाइनेंस। तनख्वाह बननी है, फाइनेंस। सेल हो रही है, फाइनेंस। यानी कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो शायद फाइनेंस से करेक्टेड ना हो। ठीक है ना? यानी फाइनेंस जो होता है वो एक तरीके से पूरी कंपनी के लिए एक ऐसा वो होती है डिपार्टमेंट, जिससे हर डिपार्टमेंट कनेक्टेड होता है किसी न किसी हवाले से। ठीक है ना? और इसी तरह कंपनी के तमाम ऑपरेशंस, इवन कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है,
वो कोई भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले, किसी भी मॉड्यूल का नाम ले, उसका कोई ना कोई लिंक जाके फाइनेंस से जरूर मिलता है। चाहे पेरोल हो, सैलरी हो, ठीक है ना, एचआर हो, इन्वेंट्री हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स एंड ऑपरेशंस हो, किसी न किसी हवा इनका ताल्लुक फाइनेंस से जाके मिलता ही मिलता है। यानी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसका ताल्लुक आपके फाइनेंस से नहीं होगा। नहीं भाई, कोई ना कोई लिंक जरूर होगा, है ना। और इसी तरह एसएपी के ऑपरेशंस में भी यही मामला है। अगर कोई एसएपी का ऐसा ऑपरेशन हो जिसका ताल्लुक फाइनेंस से ना हो, तो शेयर करें कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिस जिस एक्टिविटी का ताल्लुक फाइनेंस में। फाइनेंस किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी उसके साथ फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए, अच्छा, इसी तरह जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ना आपका, वो भी वो फाइनेंस का बैकबोन है। यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी जितनी भी हो रही है ना, वो फाइनेंस के चार्ट ऑफ अकाउंट की वजह से हो रही है, अकाउंटिंग के चार्ट ऑफ अकाउंट की वजह से। इस तरह कंपनी के अंदर जितनी चीजें मैंने अभी डिस्कस की, उन सब का ताल्लुक चार्ट ऑफ अकाउंट से आके कनेक्ट हो जाता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है ना। मगर अगेन हमने ये याद नहीं करना, हमने इसकी लॉजिक समझनी है, इसकी नीड समझनी है, इसकी नीड समझनी है, इसकी क्या कहते हैं, लॉजिक समझनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम, अच्छा, इसके लिए हमने देखना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट, कि चार्ट ऑफ अकाउंट बनता कैसे। अच्छा, पहला सवाल ये आगे बढ़ने से पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं कहूँ चार्ट ऑफ अकाउंट, तो आप लोगों से मैं सुनना चाहूंगा कि आपके दिमाग में चार्ट ऑफ अकाउंट का लफ्ज सुन के क्या आता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई चार्ट ऑफ अकाउंट, तो आपके दिमाग में क्या आता है चार्ट ऑफ अकाउंट? जी जनाब। हाँ भाई, और भाई? काउंटिंग हेड्स, ठीक है, अकाउंट्स हेड। वैसे तो आप सबने जो बताया किसी न किसी हवाले से सही बताया, मगर जो इसकी बेसिक और सिंपल डेफिनेशन ये है कि अकाउंटिंग हेड जिसका रेवेन्यू, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट्स, ये सब आप एंट्री करते हैं, यानी एंट्रीज करते हैं ना ये, तो वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं। इक्विटी, जी बिल्कुल, ये आपकी क्या चीज होती है, ये सब आपके चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अच्छा, अब ये हर स्केल पे होती है, ठीक है ना। इसका इन सब चीजों का ताल्लुक किसी ना किसी चीज से, अकाउंटिंग एंट्री से होता है, ठीक है ना। अच्छा, बेसिक अकाउंटिंग, मगर इसको जब हम डिजाइन करने जाते हैं ना, चार्ट अकाउंट बनाने जाते हैं, तो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। कंपनी की स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, कंपनी की रिपोर्टिंग देखनी पड़ती है, इंडस्ट्री को समझना पड़ता है। क्यों? कि इससे हर चीज कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो चार्ट अकाउंट बनाते हुए हमें मुख्तलिफ चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अच्छा, उसमें कुछ चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मौजूद है। यानी
एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर है। मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी ली, वो गाड़ी मिसाल के तौर पे 80 लाख रुपए की गाड़ी है। वो गाड़ी 80 लाख रुपए की गाड़ी है, मगर अभी आपको उसके फीचर याद नहीं हुए, आपने उसके फीचर यूज नहीं किए, तो आप उसकी यूटिलिटी नहीं ले पाएंगे सारी। पहले तो आप उसके फीचर्स को रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे क्या आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई नहीं हो पाई। ठीक है ना? तो ये अब इसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ये होता है कि जब आपको चार्ट अकाउंट बनाने को दिया जाता है ना, तो पहले तो आप ये देखते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रही है एक चार्ट ऑफ अकाउंट से। अगर कर रही है तब आप वो चार्ट ऑफ अकाउंट इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो पहले तो आप ये देख, अच्छा, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट कंसाइज होना चाहिए, ज्यादा लेंदी चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? यानी चार्ट ऑफ अकाउंट जितना स्मॉल होगा उतना कंट्रोल अच्छा होगा, उतना कंपनी के ऊपर कंट्रोल अच्छा होगा। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा, तो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते वक्त हमें ये ख्याल करना होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते वक्त हमें ये ख्याल करना होता है कि कंपनी कंट्रोल स्ट्रांग हो, यानी छोटे से छोटा चार्ट ऑफ अकाउंट कंसाइज हो, मगर पूरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, यानी रिपोर्टिंग फुलफिल हो, 100% रिपोर्टिंग फुलफिल हो, मगर कंसाइज हो, छोटा हो। अच्छा, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ, होता क्या है कि आपके दिमाग में जो हेड आए आप अकाउंटिंग हेड खोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज ही हम एक अपने, आप लोगों को पता है मेरा पोर्टफोलियो अपने अपनी कंपनी के अंदर, यानी फाइनेंस को तो लीड करता हूँ, साथ साथ आपको पता है मैं एसएपी को भी लीड करता हूँ। तो आज हम कोई एड ऑन पे काम कर रहे थे, यानी हमारी टीम जो है वो कुछ एक चीज डेवलप कर रही थी, उनको एक डिपार्टमेंट तक की चीज की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो वो मैं उनके साथ, जो हमारे कंसल्टेंट टीम उनके साथ फाइनल मीटिंग हो रही थी मेरी। तो उन्होंने मुझे अपना, यानी वैसे पहले तो डिपार्टमेंट बनाता था, मेरे एक दो लोग हैं वो उसको देखते हैं, फाइनल रिव्यू के लिए मेरे पास वो प्रोडक्ट आई थी। तो उस प्रोडक्ट को मैं जब देख रहा था तो उसके अंदर मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, अब आप सुनिएगा। उसके अंदर जो, यानी वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा था, वो जिस यूजर के पास जाना था ना, वो यूजर का नाम पंच होता था। यानी वो हर बार यूजर का नाम पंच होता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप में से कोई एसीसीए वगैरह का कोई स्टूडेंट है तो उनके कंट्रोल के पेपर में ये अक्सर सवाल भी आता है, क्योंकि मैंने एक दो दफा कंट्रोल की तैयारी वहां से की थी, एक पेपर अपने एक टॉपिक की, तो उनकी किताबों में अक्सर मैं देखता हूँ ये सवाल आता था। और ये है तो अकाउंटिंग कंट्रोल, मगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये कंट्रोल होता है। अगर आपने तो कोई एसीसी का स्टूडेंट है तो वहां पर उन्होंने देखा भी होगा, ये सवाल भी देखा होगा। देखे, होता क्या है कि मिसाल के तौर पे एक चीज है वो सफी को गई है, दूसरी चीज आतिफ को गई है, चौथी चीज फिर सफी को गई है, मगर वो किसी ने मेरा नाम ये लिख दिया। ठीक है? पांचवी चीज जावेद को गई है। ठीक है? अब आप देखें मैंने जावेद की स्पेलिंग गलत की हुई। छठी चीज फिर आतिफ को गई है, इसने नाम आतिक लिख दिया। यानी क्या हुआ कि नाम को टाइप करने से क्या हो रहा है कि ये सिर्फ 3 लोग एंट्री हुई है अभी, मगर देखा जाए तो कितने ऐड हो रहे हैं, 5। यानी हमने एक ये बंदा, एक ये बंदा और एक ये 3 लोगों को भेजा है, मगर नाम की स्पेलिंग गलत होने की वजह से क्या हुआ, 6 हेड आ गए। जब हम इसको सर्च करेंगे किसका कितना गया, तो सही रिपोर्ट नहीं आएगी। तो इसका जो सोल्यूशन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि ये नाम टाइप ना करने हो,
ये नाम कहीं से ड्रॉप डाउन मेन्यू से या कहीं से लिंक हुआ हुआ सर्च करना हो। ठीक है ना, ये रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ, आज ही का इत्तेफाक से सिनेरियो था, तो वो बताया मैंने वहां पे। ओके, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आप नाम पंच ना करें, क्योंकि यूजर तो हर बंदा अपनी अपनी गलती कर सकता है ना। अब मेरा नाम सफीउल्लाह है, मैं बताता हूँ लोगों को सफीउल्लाह, मगर बहुत ज्यादा लोग मुझे सैफुल्लाह लिखते हैं। ठीक है ना, इस तरह बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी स्पेलिंग गलत होती है, हम कर देते हैं अक्सर, मैं गलती कर देता हूँ। वैसे में आपको ऐसे नाम आते हैं, मुझे पता ही नहीं वो किससे आता है, ए से आता है, बी से आता है, एक्स से आता है, गलती हो गई मतलब। मगर उससे नुकसान ये होता है कि ज्यादा यूजर खुद जाएंगे, रिपोर्टिंग एक्चुअल नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से हम लॉक करते, तो यही काम चार्ट ऑफ अकाउंट में होना होता है। अब मैं आपको इसकी रियल एग्जांपल देता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट। एक मिनट रुकिएगा। देखो, अब मैं आपको आप ही की तरह से एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, इसको जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। वो क्या है, आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनके पास एक कैंपेन आ रही है, जैसे अभी क्या आ रहा है, 11/11, 11/11 आ रहा है ना। 11/11 पता है ना आप लोगों को, सबको पता होगा, किस किस को पता है, किसको पता नहीं है 11/11, ये सवाल करते हैं। 11/11 क्या है पता आप लोगों को? लो, जल्दी पता है, जल्दी। जी, किसको नहीं पता? सिर्फ एक ही को पता है या बाकी सबको पता नहीं? सलीम भाई को नहीं पता? डेट तो है, हाँ, दराज सेल है ये चीज। अच्छा, अब देखो, अब मिसाल के तौर पर मैं एक रेशो निकाल रहा हूँ। अभी 4 लोगों को पता, 3 को नहीं पता। तो जो 4 लोगों को पता है, कहाँ से पता चला है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कहाँ से पता चला, तो क्या आप क्या कहेंगे? कि दराज के लोगों ने आपके कान में आके बताया, ये फोन करके बताया? आप लोग कहाँ से पता चला? सोशल कैंपेन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ऑनलाइन एड, यानी एक्टिविटी हुई है, और अगेन इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट हुई होगी, ओ पेमेंट कर रहा हूँ, मार्केटिंग या प्रमोशन हुई होगी, ऐसे ही ना। हाँ, ये उस्मान भाई जबरदस्त, मार्केटिंग कैंपेन हुई होगी, एडवर्टीजमेंट हुई होगी। मार्केटिंग कैंपेन से याद आई, आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, रियल आर्टिकल था, बहुत बड़े वो है, इकोनॉमिक्स उनकी पढ़ रहा था, पीआईए के ऊपर पढ़ रहा था। पीआईए की जो बिड लगी, आप लोगों को पता ही होगा, 10 अरब का पीआईए बिक रहा है, तो किसी ने लेना तो बताइएगा। तो वो मैं देख रहा था, पीआईए की जो बिड लगी है 10 अरब की लगी है। ठीक है, जबकि तकरीबन 9.5 अरब रुपए उसकी मार्केटिंग प्लस जो उसका जो ऑडिट बिट निकालने के लिए ईएनवाई कराया, उस पर भी लग गए। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं, बताने का मकसद है ये एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब इसी तरह की दराज वाले क्या करते हैं, ये 11/11 की वो है ना, ये प्रमोशन, ये एक डे है, डिस्काउंट डे है इनका कैंपेन का। इस दिन की कैंपेन ये पूरे साल से चलाते हैं, ये पूरा साल इसी कैंपेन करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते होंगे इसकी कैंपेन के लिए। जो अर्निंग होती होगी वो तो ऑब्वियसली होती है, मगर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इसकी कैंपेन के। हाँ, इसी तरह हर कोई करता है, तो सेल्स एंड प्रमोशन एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर दराज वालों से ही ले लेते हैं कि हमने कहा भाई दराज में हम काम करते हैं, हमने सेल्स एंड प्रमोशन एक्टिविटी की 11/11 की, जिसके लिए हमने मुख्तलिफ मार्केटिंग टूल यूज किए, मुख्तलिफ मार्केटिंग टूल यूज किए, अखबार में दिए, फेसबुक पे दिए, दराज पे दिए, टिकटॉक पे दिए, और कहाँ कहाँ दिए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे कि मेरे घर के आगे एक बिलबोर्ड भी लगा हुआ है 11/11 का। ठीक है, और क्या कहते हैं, और मुख्तलिफ तरीके से ऐड किए। हो सकता है रेडियो में भी आ रहा हो सकता है टीवी में भी आ रहा हो, टीवी तो मैं देखता नहीं, मगर हो सकता है टीवी में भी आ रहा हो। भारत, ये सारी कैंपेन मिला मुलू के
एडवर्टीजमेंट की, यानी ये मार्केटिंग हुई है, इसकी एडवर्टीजमेंट की एक इनवॉइस आ गई। इस एडवर्टीजमेंट की एक इनवॉइस आ गई, इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की एक इनवॉइस आ गई। और मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 2 करोड़ की तो कम से कम आई ही है ये। ठीक है, ये जो हमने सेल्स एंड प्रमोशन एक्टिविटी की, अब जरा गौर से सुनते जाइए। सेल्स एंड प्रमोशन एक्टिविटी में मार्केटिंग एक्सपेंस जो होता है ना, मार्केटिंग एक्सपेंस, इसके अंदर हमने एडवर्टीजमेंट दी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की इनवॉइस आई 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ रुपए। अब ये आपने इनवॉइस है एडवर्टीजमेंट की, अब आप बताएं इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की, ये जो हमने मार्केटिंग की है, इस मार्केटिंग एक्सपेंस की क्या एंट्री बनेगी? जल्दी बताएं, एंट्री क्या बनेगी? कम से कम 4 लोगों से मैं जवाब सुनना चाहूंगा, यानी 4 जवाब सुनना चाहूंगा, जल्दी जल्दी बताएं। इस सेल्स एंड प्रमोशन की एक्टिविटी की जो हमने मार्केटिंग की है, इस मार्केटिंग एक्सपेंस की हमारे पास इनवॉइस आई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस है, इसकी एक इनवॉइस आई, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? जी जनाब। और भाई, भाई क्या सोच रहे, जल्दी जल्दी बताएं। भाई इस मार्केटिंग एक्सपेंस क्या इनवॉइस एंट्री बनेगी? एक्सपेंस? कौन सा एक्सपेंस? हाँ, यानी सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंस, बड़ा अच्छा लफ्ज है, बीच का लफ्ज, ये कोई वो नहीं है। हाँ अच्छा, बस अब बस टाइम खत्म हो गया। अच्छा, अब देखें, अब आप सारे लोग दराज के ऑफिस में काम करते हैं, और ये मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, ये आप लोग सब दराज के ऑफिस में काम करते हैं जिन्होंने जवाब दिया। और वैसे तो एक इनवॉइस तो नहीं है, हमारे पास 8-10 इनवॉइसें आई, अलग अलग जगह से आई, फेसबुक की अलग आई, टिकटॉक की अलग आई। वैसे तो एक ही इनवॉइस आती है नॉर्मली, क्योंकि प्रमोशन हमेशा वो मीडिया मैनेजर को दिया जाता है, वो एक ही इनवॉइस देता है, बाकी वो एड मैनेज करता है। खैर बार, मगर फिर भी हम अज्यूम करते हैं अखबार की अलग आई, टीवी की अलग आई, सबकी अलग इनवॉइसेज आई। ठीक है, और आप सब लोग अलग अलग एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ लोग कराची में बैठे हैं, कुछ लोग लाहौर में बैठे हैं, कुछ लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और दराज ऑफिस में बैठ के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अगर 1 मिनट के लिए आप अपनी चैट बॉक्स को रिव्यू करना शुरू करें, आप लोग, मेरी, मैं कुछ नहीं बता रहा, आप लोग खुद इस चैट बॉक्स को कर्सर अप डाउन करके देखें, देखें कितनी लोगों ने कितनी अलग अलग एंट्री बनाई है। हालांकि बड़ी सिंपल सा अकाउंटिंग हेड है, एक हेड होना चाहिए था, मगर मुख्तलिफ हेड में एंट्री बनाई। हाँ, उसमें कुछ, यानी कुछ यानी शैतानी काम मैंने भी किया है, जो आप लोगों को दिमाग को उसको भड़काया है थोड़ा सा, मगर मेरे बोलने पे आप लोगों ने सही, मगर आप लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एंट्रीज बता दी। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं एंट्री करा नहीं सकता था, वरना मैं करा के भी दिखाता, तो आप लोग, यही सूरत हाल होती, हर बंदा अपने हिसाब से अलग अलग एंट्री बना। यानी अभी 7-8 लोगों ने जवाब दिया होगा मुश्किल से, और तकरीबन 6 किस्म की एंट्री बन गई है। बात समझ आ रही है? तो पहला रूल तो ये हो गया कि भाई हमें एक बाउंड्री देनी है। अच्छा, अब फर्ज करो मैं आपको कहता भाई ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है, अब आप एंट्री बनाओ, तो आप क्या करते हैं? Ctrl+F करते, आप लिखते हैं मार्केटिंग, नहीं आ रहा, एडवर्टीजमेंट में भी आएगा।
क्या करें? अगर फर्ज करो, देखो मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल एफ किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अगर इसी तरह आपको हेड दिए जाते तो आप क्या करते हैं, गलती कर सकते थे? नहीं, आपका चॉइस ही नहीं थी, आपने यही हेड में एंट्री करनी थी। तो समझ आया चार्ट अकाउंट बना के देने का क्या पर्पस है? यानी एक इसको कहते हैं प्री डिफाइंड चार्ट अकाउंट। आपने एक चार्ट अकाउंट को रख दिया, अब आपने इधर उधर नहीं जाना, आपने उसी के अंदर घूमना है। ठीक है, आपने इसी चार्ट अकाउंट के अंदर घूमना है, आपने इधर उधर नहीं घूमना है। समझ आई ये चीज? हेलो? समझ आई कि नहीं आई? पहले तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। हैं? या अल्लाह, कौन है दोबारा बताएं। क्या बताऊं दोबारा? क्या दोबारा बताऊं, एंट्री दोबारा बताऊं या सर्च करना दोबारा बताऊं? एंट्री। देखो एंट्री जो आप सबने बताई ना, असल में शायद आप इस पे कंफ्यूज हुई हो। आप सबने जो बताई ना एंट्री सही बताई, किसी ने भी गलत नहीं बताई। मगर वहां प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग 6 लोग काम कर रहे हो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में ये 6 लोग काम कर रहे होते और सबके पास अलग अलग जगह की इनवॉइसेस आ रही होती, तो आप लोग कितनी जगह एंट्री बनाते? यही एक सेम एक्सपेंस आप लोग 5 6 अलग अलग हेड्स बनाते और एंट्री बनाते। क्योंकि आप सबने अभी अभी यहाँ पे सोचने सोचने में गलत अलग अलग एंट्री बनाई। तो जब आप रियल लाइफ में ऑफिस में काम कर रहे होंगे, आप लोग तो हर एंट्री एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाएंगे। उससे क्या होगा कि कोई सीक्वेंस नहीं होगी सर्च करने की। आप देखो, मैंने एक्सपेंस में एंट्री बनाई, मार्केटिंग एक्सपेंस में। मुझे मेरा बॉस कहेगा यार एक बताओ हमारा पूरे साल का मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है, तो मैं सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंस का लेजर देखूंगा और बता दूंगा भाई इतना है। ठीक है, आपने बनाया मिसाल के तौर पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है ना, आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का में एंट्री बनाई। आपसे पूछेगा पूरे साल में कितनी एक्सपेंस है हमारा एडवर्टीजमेंट का, आप उसका लेजर देखोगे बता दोगे खाली। क्योंकि हर बंदा अलग अलग एंट्री बना रहा है। मगर अगर फर्ज करो मैंने एक बाउंड्री दे दी, मैंने एक बाउंड्री दे दी और कहा इस बाउंड्री के अंदर रहना, यानी इसी के अंदर से ढूंढो, तो आप क्या करोगे, आप प्रेस करोगे कंट्रोल एफ और इधर सर्च करोगे एडवर्टीजमेंट। पहले आप करोगे मार्केटिंग। मार्केटिंग नहीं मिला? देखो मार्केटिंग नहीं मिल रहा। ठीक है, आपने देख लिया मार्केटिंग नहीं मिल रहा। फिर आपने देखा सेल्स एंड प्रमोशन नहीं मिल रहा भाई, सेल्स एंड प्रमोशन नहीं मिला। फिर आपने कहा एडवर्टीजमेंट, आपने कहा ये आ गया है, इसमें एंट्री लगेगी। अगर ऐसा होता तो आप सब लोग इसी हेड में एंट्री बनाते। तो ऐसी बात हो जाएगी। वैस- यही तो बात है, हर चीज एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो तो बताने पहले तो वो असल में जो इधर इस अभी जो बताने का मकसद था ना, मैं जो ये कहानी सुनाई मैंने, ये पता है क्यों सुनाई? आइडिया हुआ आप लोगों को इसलिए सुनाई, इससे आपको ये समझ आया होगा कि चार्ट अकाउंट की जरूरत कितनी, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अभी ये सबसे पहले जरूरी काम था वो क्या था, चार्ट अकाउंट की आपको इम्पोर्टेंस समझ आए, चार्ट अकाउंट की आपको एक लिमिट समझ आए कि हमने किस लिमिट में रह के काम करना।
एक एक वक्त था, खैर आप मेरे ख्याल से कोई भी इतना पुराना नहीं है, मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ, मैंने भी बहुत नहीं देखा। मगर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने वो रजिस्टर मुझे नजर आए नए नए में था। तो वो मैं पुराने रिकॉर्ड देखता था, तो उसके अंदर पुराने रिकॉर्ड में कुछ रजिस्टर मुझे नजर आता था। और वो क्या नजर आया मुझे, कि बड़े बड़े रजिस्टर थे, फिजिक यानी हार्ड कॉपी होती है, रजिस्टर होता है। एक दो कंपनी ना, पुराने पुराने 1970 के 1980 के बड़े बड़े रजिस्टर नजर आते थे, 97 के 95 के रजिस्टर। उस रजिस्टर में हाथ से एंट्री हुई हुई थी। खैर उस वक्त के लोग बड़े ट्रेंड होते थे और वो गलती नहीं करते थे, मगर वहां पे क्या होता था, जिसने एंट्री करनी है उसको हेड मिला, नहीं नहीं मिला, एक नया हेड खोला और उसको पेज का रेफरेंस दे दिया और उस पे जाके एंट्री कर दी। फिर उसने ढूंढा, नहीं मिला, एक हेड खोला, पेज का रेफरेंस दिया, एंट्री कर दी। ठीक है। तो वो फिजिकल काम था, जिसका दिल चाहे हेड खोलो, काम शुरू कर दो। मगर अब ऐसा नहीं है, अब आपको जो बाउंड्री दे दी गई है, आपने उसी में रह के एंट्रीज बनानी है। और ये एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल एक ही नाम से, और अगर मुख्तलिफ नाम हो भी जाए, वो भी स्टिल कंट्रोल में होगा और उसकी रीजन पता होगा। हाँ। और यही एग्जैक्टली exactly चार्ट ऑफ अकाउंट लिंक हुआ हुआ होता है आपके ट्रायल बैलेंस है। और ट्रायल बैलेंस का मतलब है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। ठीक है भाई, ये क्लियर है, यहाँ तक आगे चलूं? हाँ भाई, अब तो किसी को मसला नहीं है। जी जनाब, कोई कोई इशू? चलो भाई। अच्छा। अब देखो, अब वैसे तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना हमारा उस टॉपिक का, वो ये है कि आप सब लोग टॉप चार्ट अकाउंट बनाए। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप लोग इजीली एक चार्ट अकाउंट बना सकेंगे। ठीक है ना? अच्छा। मगर जरूरी ये है कि चार्ट अकाउंट बनाते वक्त आप फीचर्स को समझ सकें। जैसे मिसाल के तौर पे, आपने अगेन एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को आप लॉन्ग रूट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है। बारिश हो जाए, आप लॉन्ग रूट पे लेके जा रहे हैं, हाईवे पे हैं, बारिश हो जाए, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? जब बारिश शुरू होती है गाड़ी में, क्या करते हैं आप? जी जनाब, क्या करते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है वैसे तो। उसका वाइपर ऑन करते हैं, बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी बैठे गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं वाइपर वाइपर होता है या वाइपर का स्विच किधर है। ठीक है ना? वाइपर होता है, वाइपर का स्विच किधर है। ठीक है ना? तो जब वाइपर का स्विच पता नहीं है, वाइपर का आपको ये पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप आपको फायदा नहीं है। यानी आप पहले सीखेंगे, समझेंगे। जैसे मैं मैनुअल गाड़ी चलाता था, मेरे पास जब मैं काफी टाइम बाद जब मेरे पास ऑटो गाड़ी आई, यानी मैं किसी की गाड़ी चला रहा था ऑटो, मैं मैनुअल गाड़ी चलाता था, मैं मुझे पता ही नहीं, मैं मैनुअल का यूजर था, मैनुअल में अच्छी गाड़ी चलाता था, काफी टाइम से चलाता हूँ बस। ठीक है। जब मुझे ऑटो गाड़ी पे बैठा मैं फर्स्ट टाइम और गाड़ी ऑटो गाड़ी चलाई, तो क्या हुआ, पार्किंग से जब मैं घेर पे लानी डी के ऊपर लेके आते हैं, घेर के ऊपर लेके आते हैं, वो पीछे ही नहीं आ रहा है। मैं उसको जान लगा रहा हूँ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने कहा यार ये तो पीछे ही काम ही नहीं कर रहा। वहां पे एक ड्राइवर था, उसने मुझे कहा भाई आप ब्रेक पे पैर रखें, आप ब्रेक पे पैर रखें, खुद ही बटन पीछे आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, मुझे पहले इसका सिस्टम समझना पड़ता है, उसको वो देखना पड़ता है काम कैसे करता है। यही काम हमने एसएपी में भी करना है, कि हमें ये देखना है कि एसएपी काम कैसे करता है। वरना क्या होता है, अगर फर्ज करो मैं घेर पे नहीं सीखता तो क्या होगा, मैं उसको दबाता रहता दबाता, आखिर में इतनी जोर से खींचता तो टूट ही जाता, या वो मैं सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता।
अगर वाइपर का मुझे पता नहीं होता तो क्या होता, बारिश होती थी, मैं चलता रहता, गाड़ी चलाता रहता, एक्सीडेंट हो जाता, तो डैमेजेस होते हैं। तो यहाँ पे भी यही मामला है। अगर आपको फीचर्स का पता नहीं होगा तो आप गलत काम करेंगे, डैमेजेस होंगे। और एक बात याद रखिएगा, ईआरपी या एसएपी के अंदर बहुत सारी गलती हो सकती है इंसान से, और बहुत सारी गलतियों का वो कहते हैं ना, वो बहुत, यानी वो मिल जाएगा आपको क्या, कि उसको उसको सॉर्ट आउट करने का या उसको हल मिल जाएगा इजीली। यानी आपने गलती की, उसका एक सोल्यूशन निकाल दिया, उसको आप पूरा रिवर्स कर सकते हैं। मगर चार्ट ऑफ अकाउंट एक वन ऑफ द थिंग्स है अमंग डिफरेंट थिंग, यानी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर गलती होती है ना, अगर चार्ट ऑफ अकाउंट की वजह स्ट्रक्चर के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट के बनाने में कोई गलती होती है ना, तो आपको री इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती, आपको री इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, नई इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है भाई। बात समझ आ रही है? आपको री इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, नई इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। हाँ, तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। तो इस, यानी मैंने बहुत बड़े बड़े जाइंट देखे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर देखे, बड़ी बड़ी कंपनी देखी जहाँ पे री इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इसलिए हुई कि चार्ट अकाउंट का स्ट्रक्चर सही नहीं बना। हाँ, एक और चीज ये कि आपको ये समझना होता है चार्ट अकाउंट बनाते हुए कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, अब इतनी सारी कहानी के बाद मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए, हर चीज के ना कोई लॉजिक होती है, और जाते जाते हमारी एक एक्सपीरियंस है। ये जो मैं सारी कहानी सुना रहा हूँ ना, ये इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने से ज्यादा ना इसकी जो कनेक्टेड चीजें ना, इस पे जोर देना है। यानी अभी एक मिसाल देने लगा हूं मैं भी आपको, आप इसको समझिएगा। आप में तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, मगर आप इसको देखिएगा, एक फीचर से क्या फायदा होता है। ये एक फीचर बताने जा रहा हूँ, मैं काम शुरू कर रहा हूँ। मैं पहले आपको मुख्तलिफ फीचर्स बताऊंगा जो कनेक्टेड होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से, फिर हम चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। समझ आ रही बात? पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट में मुख्तलिफ जो फीचर्स है ना, हाँ बिल्कुल, फिर हम उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। अच्छा देखो, मैकेनिज्म समझ लो, इसके अंदर जो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, मैकेनिज्म हो गया, या इस इसके अंदर जो कनेक्टेड बेनिफिट है या इसकी यूटिलिटी जो है, वो समझ लो। ठीक है ना, वो पहले समझोगे फिर आप काम कर सकते हो। अच्छा देखो, एक एग्जांपल समझो। नहीं नहीं, अच्छा, एक मैं कंपनी के अंदर हूँ, मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ जहां पे 50 गाड़ियां हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपसे। यानी एक कंपनी है जहां पे 50 गाड़ियां हैं जो रोड पे चलती हैं, जिसमें सप्लाईज को लेके आती हैं, स्टाफ को लेके आती हैं, मटेरियल सप्लाई करती है, मुख्तलिफ चीजें आपकी सप्लाई होती है। ठीक है ना, 50 गाड़ी है, उन 50 गाड़ियों में फ्यूल डलता है, और फ्यूल का बिल आता है, जुलाई का बिल आता है 15 लाख रुपए। ठीक है, अगस्त का बिल आता है 17.5 लाख रुपए, सितंबर का बिल आता है 19,80,000। ठीक है, 15 लाख रुपए, 17.5 लाख रुपए, और सितंबर का बिल आता है 19,80,000। ये तीन बिल आते हैं आपके अलग अलग 3 महीनों में। ये तीन बिल आते हैं आपके 3 अलग अलग महीनों में। और ये कितनी गाड़ियों का पेट्रोल है? 50 गाड़ियों का, ये 50 गाड़ियों का, ये 50 गाड़ियों का, और ये देखो, ये मेरा बिल है फ्यूल।
पीएसओ का कार्ड था, पीएसओ को मैंने पेमेंट कर दी, ये एंट्री बनी। पहले तो ये देखो इन एंट्री में कोई एंट्री गलत है। अगर मैं आपसे कहूँ ये एंट्री मैंने बनाई, इस पे तो किसी को गलती तो नजर नहीं आ रही, हो देख ले पहले बस। कोई अगर कोई गलती निकालना चाहता बता दे भाई। फ्यूल एक्सपेंस डेबिट, पीएसओ क्रेडिट, फ्यूल एक्सपेंस डेबिट, पीएसओ क्रेडिट, ये एंट्री बना दी मैंने। यानी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है मैंने बिल्कुल सही सही काम किया। अच्छा भाई। अच्छा, अब आप लोगों ने गलती नहीं पकड़ी, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। ये बताएं, मेरे पास एक गाड़ी है ABC 123 और RJ 487। एक गाड़ी है ABC 123 और RJ 487। ये 50 गाड़ियों में से दो गाड़ी है। ये बताएं, ABC 123 ने कितना पेट्रोल डलवाया और RJ 487 ने कितना पेट्रोल डलवाया जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में? बताएं भाई। आपको मैं टाइम दे देता हूँ आधे मिनट का सोचने का, सोच ले। आप बताएं कितना कितना इन दो गाड़ियों ने कितना कितना पेट्रोल डलवाया। यानी ABC 123 ने कितना डलवाया, RJ 487 ने जुलाई में कितना डलवाया, इसी तरह सितंबर में कितना डलवाया, इसी तरह अगस्त में कितना डलवाया। हाँ भाई, कौन बताएगा? जिसने बता दिया उसको एक इनाम मिलेगा। जी जनाब। मैं चाहूंगा कोई फीमेल हमारी जो स्टूडेंट है वो इसमें कुछ ऐड करे। नहीं नहीं, स्टोर स्टोर नहीं भाई। नहीं नहीं, पहले तो मुझे बताएं। अभी तो मुझे सिर्फ बताएं, इन एंट्री से कौन बताएगा? इन एंट्री से जो अभी बनी है एंट्री, ये बताएं। वो छोड़ दें, यूं कर ले यूं कर ले, वो तो अलग बात है, वो तो बाद में हम फाइंड आउट करेंगे। जी। तो फीमेल कैंडिडेट बताया मुझे। जी जनाब। सब असल में इसलिए डिफरेंट तरीके से सवाल पूछता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं होता। लो भैया, आपने तो किस तरह बता दिया ये। आपको कर देगा 50,000 रुपये? इस तरह कंपनी थोड़ी चलती है। अच्छा भाई, और कोई तरीका? जी भाई। नहीं है, कोई नहीं बता रहा। अच्छा भाई, यानी इसका मतलब है कि अ, ये कि चला अब रजा अकबर साहब, क्या कर दिया आपने? माइक ऑन करे। नाराज हो गया भाई, ये कह रहा माइक ही ऑन कर देता। चलो माइक ऑन कर दिया। जी भाई उस्मान साहब, जल्दी बता जल्दी। कर दिया मैंने माइक ऑन। जी सलीम भाई, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने माइक ऑन कर दिया मगर आपने सवाल नहीं किया उस्मान साहब। हो गया यार, हो गया। एक मिनट को दोबारा करता हूँ। कर दिया बॉस। दोबारा कर दिया, देखिए। आप देखें। उस्मान भाई चेक कर रहे, मैंने कर दिया आपको माइक।
कोई और माइक खोल के चेक करे, आ रही है बस, बात करें मुझसे। हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही है भाई। माइक हेलो। मेरी तरफ से खुला, उस्मान साहब आप देख लें, ठीक है। अच्छा भाई। अच्छा देखो चलो, ये तो हो गया सिंगल एक्सप्रेस। अच्छा फिर इन गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस भी तो हुई होगी। ऑयल चेंज हुआ होगा, फिल्टर चेंज हुआ होगा, ट्यूनिंग हुई होगी, इंजन खुला होगा किसी का, इसी तरह उनकी भी एंट्री बनी होगी। अब उस पे भी एंट्री बनी है, वो भी एक्सपेंस कैसे पता चलेगा। अच्छा किसी ने मुझे यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग लेजर ओपन कर दें। हाँ, अलग अलग लेजर ओपन कर दें। तो मैं पेट्रोल के 50 हेड ओपन कर दूं, 50 हेड ओपन कर दें पेट्रोल के, ठीक है। और इसी तरह रिपेयर मेंटेनेंस के 50 हेड ओपन कर दे, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर टैक्स भी लगता है, उसके 50 हेड खोल दो, तो भाई गाड़ी के ही 150 हेड ओपन होगा। अच्छा भाई। अच्छा चलो, ये तो हो गए गाड़ी पेट्रोल हो गया ना। एक और चीज बताता हूँ, एक और एग्जांपल सुनो, बड़ी जबरदस्त सी। ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे, इस तरह एंट्री करो ना, व्हीकल रनिंग एक्सपेंस ABCD, जितनी गाड़ी एंट्री करो। अच्छा एक और भी एंट्री होती है। मिसाल के तौर पे, मैं बिजली के मीटर है मेरे पास, मेरी कंपनी में 10 इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं। एक मीटर की एंट्री में 3 एंट्रियां पड़ती हैं, बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, सेल टैक्स। एक मीटर की 3 एंट्रियां बनती हैं, तो 10 की कितनी बनेंगी, 30 एंट्रियां बनेंगी। अच्छा फिर मेरे पास 50 मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में भी 3 एंट्रियां बनती है, नहीं दो तो बनती है, एडवांस टैक्स और टेलीफोन एक्सपेंस, तो 100 इसके बन गए। तो इस तरह तो मेरा चार्ट अकाउंट की लेंथ कहाँ पहुंच जाएगी, बिजली गैस में ही 4-5 पेज आगे। आपको पता है, SAP या ERP से पहले जो कंपनी का ट्रायल बैलेंस निकलता था, वो कितने पेजेस पे निकलता था पता है किसी को? मुझे एग्जैक्टली पता कि आप में से लोग कितने कितने एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, मगर अगर कोई 8-10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है तो वो मेरी बात को सईद भाई लगता मेरी उम्र गई है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही था, कई 100 पेजेस का ट्रायल बैलेंस निकलता था, ठीक है, कई 100 पेजेस का ट्रायल बैलेंस निकलता था। जब हम ERP से पहले का जो ट्रायल बैलेंस था वो कई 100 पेजेस, 100 100 पेजेस, 150 पेजेस। मैं एक जगह, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैं उस वक्त एक कंपनी में काम करता था जहां पे मुझे अच्छी तरह याद है, करीबन 150 अराउंड पेजेस या 147 148 पेजेस पे मैंने ट्रायल बैलेंस देखा था। और वो भी डॉट में निकलता था, ची 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 प्रिंटिंग होती थी। और ये कोई 2000 साल पहले की बात नहीं है, ये बात है 2008-9 की, जब ERP आना शुरू हो गए थे, मगर पैरेलल वो भी चलते थे। ये 2008 की बात होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं 2000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, नहीं भाई, ये भी 15-20 साल पहले की बात है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो, और अब ट्रायल बैलेंस कितने पेजेस का निकलता है कोई बताएगा? अब ट्रायल बैलेंस कितने पेजेस का निकलता है आजकल? नहीं, लेजर से एक अलग चीज है, लेजर तो एक बात है, ट्रायल बैलेंस की बात करो। अब जो कितने पेजेस निकलते हैं पता है? अरे नहीं भाई, हाँ, बहुत बहुत बड़ी कंपनी भी हो ना, यानी बहुत बड़ी कंपनी भी हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की भी हो, 2 से 3 से ज्यादा पेजेस निकलते ही नहीं है। 2 पेजेस बहुत है, 3 निकल गए तो निकल गए, बिल्कुल उस्मान भाई जबरदस्त, बिल्कुल सही बोला।
वरना तो सिंगल पेज, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपनी है, बहुत ही आपने उसका अ, घोड़े दौड़ा दिए तो 2 से 3 पेजेस बस, खत्म खल्लास। ठीक है। कैसे हो रहा है भाई ये? इसके अंदर एक फीचर यूज किया जाता है, जब आप लोगों ने समझना है। ठीक है, पहला फीचर किस तरह शॉर्ट किया है इसको, एक वन ऑफ द फीचर जो है, विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर, द साइज ऑफ द ट्रायल बैलेंस और चार्ट ऑफ अकाउंट रिड्यूस हुआ है। वो कौन सा है? वो कहलाता है कॉस्ट सेंटर। नहीं, ग्रुपिंग भी है, ग्रुपिंग को भी हम आगे जाके देखेंगे। वन ऑफ द यानी ग्रुपिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फीचर, ठीक है ना। मगर अभी जो हमने सबसे पहले देखना है, ये जो कैटर कर रहे हैं, ये हम करेंगे कॉस्ट सेंटर से। यानी ये जो हमने फीचर अभी देखे हैं, बिजली के मीटर, गाड़ी के बिल, टेलीफोन के बिल, ये कवर होंगे आपके कॉस्ट सेंटर से। ठीक है। यदि हम क्या करेंगे, अभी अभी पहले कॉस्ट सेंटर पे रखते हैं, प्रॉफिट सेंटर एक अलग चीज है। ठीक है। हम क्या करेंगे, गाड़ियों को ओपन करेंगे कॉस्ट सेंटर में। यानी हम गाड़ी को ओपन कर देंगे कॉस्ट सेंटर में। यानी हम कहेंगे हर गाड़ी जो है वो मेरा कॉस्ट सेंटर है, हर बिजली का मीटर जो है मेरा कॉस्ट सेंटर है, हर टेलीफोन का नंबर जो है मेरा कॉस्ट सेंटर है, हर मोबाइल का नंबर मेरा कॉस्ट सेंटर है। ठीक है। तो क्या फायदा होगा, अकाउंटिंग हेड एक ही लिया और अलग अलग कॉस्ट सेंटर में एंट्री कर दी, सेलेक्ट कर। और जब हमें अलग अलग गाड़ी वाइज देखना हो, तो हमने एंट्री की और एक रिपोर्ट बना ली कॉस्ट सेंटर वाइज। ये देखो, बिजली के बिल भी आ गए, और एक रिपोर्ट बना ली कॉस्ट सेंटर वाइज। फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, टैक्स, ये गाड़ियां आएंगी सर। जस्ट जस्ट सिंगल क्लिक आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये कौन कौन सी गाड़ी पे कितना कितना पेट्रोल लगा। ठीक है। तो पहला फीचर क्या है, कॉस्ट सेंटर। तो आप क्या करेंगे, अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कॉस्ट सेंटर से क्या मतलब है। देखो, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात है ना, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है नहीं, असल में एक कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट सेंटर का जिक्र पड़ा होता है। वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अलावा हर जगह कॉस्ट सेंटर पड़ते हैं, उसके अलावा भी अब हर जगह ही पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। मगर कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट सेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इसलिए इसका रेफरेंस दिया। कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि आप एलोकेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट वाइज जो कर रहे हैं ना आप, यानी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वो आपके कॉस्ट सेंटर होता है। यानी मिसाल के तौर पे एक क्लास में 10 बच्चे हैं, और आप कहते हैं कि मैंने इस क्लास के अंदर 1 लाख रुपए का एक्सपेंस किया, अब इसको मुझे स्टूडेंट वाइज डिवाइड करना है कि पर स्टूडेंट कितना खर्चा आया। तो हमने क्या किया, 1 लाख डिवाइड बाय 10, तो पर स्टूडेंट जो है मेरा 10,000 रुपए का खर्चा आया। तो ये पर स्टूडेंट जो है ना, ये कॉस्ट एलोकेशन मेथड है। यानी मैं स्टूडेंट वाइज इसको एलोकेट कर रहा हूँ कॉस्ट को। अच्छा, मैं कहता नहीं यार स्टूडेंट वाइज नहीं करते, इस क्लास में कोई 30 साल का स्टूडेंट है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, तो मैं एज वाइज एलोकेट करता हूँ। तो अब जो कॉस्ट सेंटर हो गया मेरा, वो एज हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं यार एक्सपीरियंस वाइज करते हैं, तो अब मेरा कॉस्ट सेंटर जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। यानी जो आपकी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, वो आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट सेंटर। समझ आई बात? अब आपने जिस तरह भी कॉस्ट को एलोकेट करना है आप कर सकते हैं।
ठीक है, मैं चाहूंगा अगर आप में से कोई एग्जाम्पल देना चाहे कि क्या चीज हो सकती है कॉस्ट सेंटर के अंदर, और देगा मुझे कोई एग्जाम्पल, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ आपको कितना समझ आया। कोई सिनेरियो बताएं, कोई आप में से कोई सिनेरियो बताने जाएगा। जी जनाब, और कौन सी चीज कॉस्ट सेंटर वाइज स्प्रेड हो सकती है? सॉर्टिंग। या चले आप मुझसे पूछेंगे, मुझसे सवाल कर ले आप कि ये इस चीज का कॉस्ट सेंटर क्या होगा, या ये किसका कॉस्ट सेंटर हो सकता है? पूछो पूछो पूछे। अभी सब हेड की बात नहीं हो रही कैशन भाई, अभी मैं कॉस्ट सेंटर की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉस्ट सेंटर को आप डिवीजन कर रहे हैं या आप एलोकेशन कर रहे हैं? हाँ भाई, कोई और सवाल, यानी कोई कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड कोई चीज, और कौन सा कॉस्ट सेंटर हो सकता है जो एलोकेशन होती है? हाँ, आप लोन दे रहे हैं, अपने स्टाफ को लोन दे रहे हैं, तो वहां पे आप एम्प्लॉय को कॉस्ट सेंटर ओपन करते हैं। ठीक है भाई, और क्या हो सकते हैं? और भी जो हो सकते हैं वो हो जाएंगे। अरे भाई एग्जैक्ट पता चलेगा। ये जितनी चीजें मैंने बताई ना एग्जैक्ट पता चलेगा। इसमें से एक चीज भी ऐसी नहीं है जो एग्जैक्ट पता नहीं चलेगी सलीम भाई। फ्यूल का भी एग्जैक्ट पता चलेगा, बिजली का भी एग्जैक्ट पता चलेगा, गैस का भी एग्जैक्ट पता चलेगा, टेलीफोन का भी एग्जैक्ट पता चलेगा, मोबाइल सिम का भी एग्जैक्ट पता चलेगा, इंटरनेट का भी एग्जैक्ट पता चलेगा। कोई ऐसी चीज मैंने अभी तक बताई नहीं जो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ना करे आपकी वैल्यू की। सही है, तो पहला फीचर हो गया कॉस्ट सेंटर। अब आपके दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए, अगर कोई हमारे पास इतने ज्यादा हेड है तो हमें अलग अलग हेड ओपन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक हेड ओपन करेंगे और बाकी चीजें कॉस्ट सेंटर में लेके चले जाएंगे। ये हो गया आपका एक फीचर। अब एक और फीचर देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपके सामने सिनेरियो बताता हूँ, जवाब अभी मत दीजिएगा, कल सोच के आके जवाब दीजिएगा। वो जवाब ये है कि मिसाल के तौर पे, मैं एक फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे मेरी प्रोडक्ट बनती है फिल्म, यानी मैं एक फिल्म इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक है, यानी सिनेमा है मेरा, मैं एक सिनेमा का ओनर हूँ। और मैं अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना प्रोडक्ट की, वो फिल्म वाइज देखना चाहता हूँ कि कौन सी फिल्म कितनी प्रॉफिटेबल है। जब आपने जवाब अभी नहीं देना, आपने ये सिनेरियो बनाना है, बिल्डअप करना है, और मैं आप में से किसी भी रैंडम बंदे का नाम लूंगा मेरा, जिसका दिल चाहेगा, और मैं पूछूंगा आप मुझे इसको डिफाइन करें जैसे मैं समझाता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ कि मैं एक फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक, यानी मैं सिनेमा है, मुझे अपने सिनेमा की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रोडक्ट वाइज देखनी है। अब क्या होगा, इसको आप रिसर्च करके आए, देख के आए, सिनेरियो बिल्डअप करके आए, फिर इसको डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है भाई, कोई सवाल है तो पूछ ले। वो भी लिंक करूंगा अभी बेफिक्र, अभी तो मैं आपको पहले फीचर बताऊंगा ना, फिर मैं इनको लिंक करूंगा चार्ट ऑफ अकाउंट से। वो बता, वैसे तो लिंक आपको समझ आ ही जाना चाहिए था कि व्हीकल रनिंग एक्सपेंस ओपन करेंगे, और चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट में व्हीकल रनिंग एक्सपेंस खोलेंगे, और हर गाड़ी को खोलेंगे अलग जगह पे, और जब एंट्री बना रहे हो उसको पिक कर लेंगे। ताकि क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें हर हेड की एंट्री ना करना पड़े, यानी अलग अलग चार्ट ऑफ अकाउंट में हेड ओपन ना करना पड़े। इससे हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट कंसाइज रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी चीजें ऐसी है ये कि जो फ्रेश होगा या अभी जो इंडस्ट्री में काम नहीं करता होगा उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी, कुछ टॉपिक लगेगा, वो बोर हो रहा होगा, मोबाइल पे हैंड फ्री लगा के घूम रहा होगा इधर उधर, दिमाग नहीं लगा रहा होगा। मगर यकीन माने, इससे अच्छा टॉपिक आपको कोई नहीं मिलेगा। और जिसको इस पे समझ आ गया ना, उसको पूरा एसएपी या ईआरपी समझ आ जाएगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ।
और जिसने इसको सही तरह समझ लिया ना, वो कोई भी इंटरव्यू निकाल लेगा आराम से। ठीक है भाई। चलें आज के लिए इतना रखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात है वेडनेसडे के दिन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।